Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of India, Pakistan, China comparative study. जैसे हम ये कहें comparative study of India, China and Pakistan. आज हम एक तीनों कंट्री के बीच की जो comparative study है उसके बारे में स्टडी करेंगे. कल हम इनका इंट्रोडक्शन और उनकी सिमिलरिटीज पढ़ चुके थे कि इनकी जो ग्रोथ की जो सिमिलरिटीज है वो क्या क्या है, इन तीनों कंट्रीज ने कैसे कैसे ग्रोथ की है. आज हम वन बाय वन कंट्री में लेंगे, वन बाय वन तीनों कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि इनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या थे, ज्योग्राफिकल एरिया कैसा था, इनकी इकोनॉमी कैसी है, उन सब के बारे में आज हमें क्या करनी है, स्टडी करेंगे. फर्स्ट है देखो चाइना. चाइना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. सबसे पहले क्या है, चाइना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो भी हमारा जो चाइना है, चाइना कब एस्टेब्लिश हुआ था, हम ये कहेंगे चाइना को जो इंडिपेंडेंट थी वो कब मिली थी, 1949 में. क्या एस्टेब्लिश कब हुआ, 1949 में. किस नाम से हुआ था, रिपब्लिक डे ऑफ पीपल्स. रिपब्लिक डे ऑफ पीपल्स के नाम से चाइना एस्टेब्लिश हुआ. और चाइना के अंदर क्या है, चाइना हैज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पीपल. चाइना के अंदर सबसे ज्यादा कौन है, ओल्डेस्ट पीपल. सबसे ज्यादा कौन है, ओल्डेस्ट पीपल सबसे ज्यादा चाइना में मिलेंगे. सीनियर सिटीजन वहां पर बहुत ज्यादा है. वहां सिविलाइजेशन क्या है, ज्यादा से ज्यादा है. तो ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल एरिया. तो ज्योग्राफी उसकी कैसी है. चाइना इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न एशिया. जो चाइना है वो सिचुएटेड कहाँ है, ईस्टर्न एशिया. एशिया के ईस्टर्न में है. बाउंडेड बाय पैसिफिक इन द ईस्ट. कहाँ बाउंडेड है, किसके द्वारा बाउंडेड किया जाता है, पैसिफिक इन द ईस्ट. इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर हमारी जो चाइना है, क्या है चाइना, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री के अंदर आती है. सबसे बड़ी कंट्री है चाइना. नेक्स्ट कौन सी है, कनाडा और रशिया. इसके बाद इसका नंबर आता है कनाडा का और रशिया का नंबर आता है. सबसे ज्यादा जो फर्स्ट नंबर पर हम कहें तो कौन है, वो है चाइना. नेक्स्ट है पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज. पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज. अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कहें जो चाइना है, चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. चाइना कैसी है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसमें है, चाइना के अंदर पॉपुलेशन है विद 1371 मिलियन पीपल्स. इतने ज्यादा क्या है वहां पर पीपल्स है. एंड ग्रोथ रेट ऑफ 0.5% पर एनम. और इसकी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है, जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ रेट कितनी है, 0.5% पर एनम है. और यहाँ पर मोस्ट लैंग्वेज इन चाइना बिलोंग टू द चिनो तिब्बतन फैमिली. कौन से किससे बिलोंग करती है, जो तिब्बती जो फैमिलीज होती हैं उनकी लैंग्वेज से बिलोंग करती है. स्पोकन यहाँ पर कितनी 29 जो क्या है लैंग्वेज है, बोली है, वो बोली जाती हैं. तो ये क्या है, ये चाइना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्योग्राफी और पॉपुलेशन और लैंग्वेज है जो वहां यूज की जाती है. अब आता है हमारा चाइना का इकोनॉमी. चाइना की जो इकोनॉमी है वो कैसी है. तो चाइना की इकोनॉमी की हम बात करें तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, बहुत अच्छी इकोनॉमी है. चाइना की इकोनॉमी एक डेवलप्ड इकोनॉमी है. इसका मतलब ये है जो चाइना की इकोनॉमी कैसी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है. और उसके डेवलप्ड होने के भी क्या है, कुछ रीजन है जिस कारण से वो क्या है, आज डेवलप्ड है. तो वो रीजंस क्या हैं. सबसे पहले है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन. चाइना ने कब ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन को स्टार्ट किया, इन 1958. कल हमने किया था जो 5 ईयर प्लान्स बनाए थे चाइना ने, वो कब बनाए थे, 1953 में. कब बनाए थे 5 ईयर प्लान्स, 1953 में. लेकिन उसने क्या कर दिया, 1958 के अंदर ही क्या कर दिया, जीएलएफ कैंपेन को लॉन्च कर दिया. कि जिसका मेन मोटिव क्या है, ये एक प्रोग्राम नेम्ड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड. जीएलएफ को किस नाम से जाना जाता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज इनिशिएटेड बाय माओ टू मॉडर्नाइज चाइनाज इकोनॉमी. इसका जो मेन मोटिव था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि चाइना की इकोनॉमी को क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है, चाइना की इकोनॉमी को सुधारना है. जीएलएफ का मेन मोटिव ही ये था.
इस मोटिव से GLF कैंपेन क्या किया गया, लॉन्च किया गया, बनाया गया। इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो अपनी तीनों सेक्टर, टर्सी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सेक्टर सेक्टर सभी के ऊपर क्या दिया उन्होंने, ध्यान दिया। जो सबसे फर्स्ट क्या था, तो GLF है द मेन एम टू ट्रांसफॉर्म एग्रीन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी। चाइना का जो मेन एम क्या था कि जो उनकी इकोनॉमी थी एग्रीन इकोनॉमी, मतलब कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर एग्रीन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी में क्या करना था, कन्वर्ट करना था, इनको कन्वर्ट करना था, ट्रांसफॉर्म करना था। कि आज वहां क्या था उनका मेन मोटिव कि जितने भी फार्मर्स हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करें, प्रोडक्शंस करें, वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को यूज ना करें। फिर है बी, उनका मेन मोटिव क्या था, अ मेन मोटिव ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेयर टू सेटअप इंडस्ट्री इन देयर बैकयार्ड। GLF का मेन मोटिव ये भी था कि बैकयार्ड के अंदर सभी क्या करें, छोटी मोटी जैसी भी हो सब क्या ओपन करें, अपनी इंडस्ट्री ओपन करें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो कैसी होती है, लेबर ओरिएंटेड, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं, जहां लेबर को ज्यादा से ज्यादा वर्क दिया जाता है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। और जो सिचुएशंस कैसी होती है, फ्लेक्सिबल, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जहां चाह जहां मर्जी आए, इट जहां प्रॉफिट मिले वहां वो इजीली क्या हो सकती है, सेटअप हो सकती है। तो GLF का मेन मोटिव ये था कि जितने भी बैकयार्ड्स हैं सभी के अंदर क्या ओपन होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज ओपन होनी चाहिए। सी, इन रूरल एरिया, किसमें, रूरल एरिया के अंदर चाइना ने क्या स्टार्ट किया, कॉम्यून सिस्टम वर्क स्टार्टेड। जो 1950 में क्या कर दिया था, ये स्टार्ट कर दिया था, कॉम्यून सिस्टम वर्क स्टार्टेड। कॉम्यून सिस्टम क्या, सो कॉम्यून सिस्टम का मतलब क्या है कि इट मींस पीपल कलेक्टिवली कल्टीवेटेड लैंड। लोगों को एक साथ क्या दी गई, लैंड को कल्टीवेट करने के लिए दिया गया। इट मींस उनको फार्मिंग करने के लिए लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसे हम बोलते हैं हमारे इंडिया में कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। बट हमारे यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, सीलिंग और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का यूज तो करती है, बट उस पर राइट किसका होता है, पर्संस का राइट होता है, गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं होता। बट यहाँ पर क्या था कि गवर्नमेंट ने केवल क्या कहा कि केवल आप क्या कीजिए, यहाँ पर फार्मिंग कीजिए, अपना गुजारा कीजिए, लेकिन इस जमीन के ऊपर जो हकदार है, इस जमीन का जो मालिक है, ऑनर है, वो कौन है, गवर्नमेंट ही रहेगी। दूसरे लोग क्या नहीं हो सकते, इसके हकदार नहीं बन सकते। बट इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया के अंदर क्या था कि जिसकी भी प्रॉपर्टी थी वो ही क्या थे, उसके मेन हकदार थे। अब है इन 1958 में क्या देखा गया, देयर वर 2600 कॉम्यून, कि टोटल कितने कॉम्यून बन चुके थे, 26,000 कॉम्यून बन गए थे, जिसने कवर कर रहा था, कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन। इट मीन जो भी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी, उसने कंप्लीट पॉपुलेशन को क्या कर लिया, कवर कर लिया, किसी की भी जरूरत उन्हें फील नहीं हुई। ये क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट हमारा ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। सेकंड जो कैंपेन था वो क्या था, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड इन 1965। देखो GLF कैंपेन कब था, 1958 में। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन कब बना, 1965 में। इसका मीनिंग क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, इसके अंदर क्या होता है, अंडर विच स्टूडेंट्स प्रोफेशनल वर्क सेंट टू द वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड। मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स है, प्रोफेशनल है, क्या करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, तो उन्हें कंट्री के बाहर क्या किया जाता था, इसके थ्रू भेजा जाता था। तो ये किसने, चाइना ने, जो नया सीखना चाहता है, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानते रहना चाहता है, कोई अच्छा काम करना चाहता है, क्योंकि जब भी हम बाहर काम करेंगे तो इनकम किसकी बढ़ेगी, चाइना की इनकम ही बढ़ती। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें वहां से भेजा। जबकि देखो हाउएवर व्हेन रशिया हैड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, जबकि रशिया के किसके साथ, चाइना के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, कॉन्फ्लिक्ट था दोनों के बीच में, वाद विवाद चल रहे थे, इट विद्रो इट्स, उसने क्या किया, उसके जो प्रोफेशनल थे उनको वहां से निकाला, हु जो कि हैड अर्लियर बीन सेंट टू चाइना, जो चाइना में क्या किए गए थे, भेजे जा चुके थे,
टू हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। किसके हेल्प के लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से जो भेजे जा चुके थे उनको क्या कर दिया रशिया ने, उनको वहां से निकाल दिया। तो ध्यान रखना, दो सिस्टम हमने यहाँ पर किए, कौन से? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो 1958 में सेटअप हुआ, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन जो 1965 में सेटअप हुआ। ये दोनों कभी को 1 मार्क्स मोस्टली जो क्वेश्चन है किसे पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के अंदर। व्हेन वाज जीएलएफ कैंपेन एस्टैब्लिश्ड, व्हेन वाज ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन एस्टैब्लिश्ड, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएलएफ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशंस, या फिर इनका मीनिंग। ये 1 मार्क्स के अंदर बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन चाइना। हमने दो कर लिए, इसमें कौन कौन से थे? एक जीएलएफ था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक था ग्रेट प्रोलेटेरियन सिस्टम्स था। अब है थर्ड हमारा रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन चाइना। चाइना ने भी कुछ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स किए थे। वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से थे, कैसे कैसे रिफॉर्म्स किए? जैसे इंडिया ने रिफॉर्म्स किए थे 1991 के अंदर, हमने पढ़ चुके। इंडिया ने भी रिफॉर्म्स किए थे। कब किए थे वो? 1991 के अंदर रिफॉर्म्स किए थे, जहां पर हमने एलपीजी पॉलिसी को क्या किया था? अपनाया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रूप में। सेम ऐसे ही हमसे पहले ही, बहुत पहले चाइना भी क्या कर चुका था? कुछ रिफॉर्म्स कर चुका था। कब किए? उसने 1978 के अंदर रिफॉर्म्स किए। तो वो रिफॉर्म्स क्या थे? इन द इनिशियल फेज जो रिफॉर्म्स थे चाइना के, उनको 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इनिशियल फेज एक लेटर फेज है। फर्स्ट है इन द इनिशियल फेज। इनिशियल फेज के अंदर चाइना ने किस किस को रिफॉर्म्स किए थे? रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर। जो इनिशियल फेज के अंदर सबसे ज्यादा जो रिफॉर्म्स के फोकस किया वो चाइना ने किसके ऊपर किया था? एग्रीकल्चर के ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स के ऊपर उसने मेन फोकस किया, उसके अंदर सुधार किए। जैसे कि फर्स्ट है इसमें इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। इसमें इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर इंडिया अडॉप्ट कॉम्यून सिस्टम। इंडिया ने कॉम्यून सिस्टम्स को क्या अडॉप्ट तो शुरू में ही पहले ही कर लिया था, बट उसके अंदर क्या किया? कॉम्यून लैंड थी, क्या थी? जो कॉम्यून लैंड थी वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स। उस कॉम्यून लैंड के छोटे छोटे प्लॉट्स को क्या कर दिया? उसने डिवाइड कर दिया। और विच इज अलॉटेड टू एन इंडिविजुअल्स। किसके लिए? इंडिविजुअल हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड पर्पस से इंडिविजुअल पर्सन को क्या कर दिया? छोटे छोटे प्लॉट्स उसने क्या कर दिए? अलाउ कर दिए। लेकिन ओनरशिप किसके पास थी? खुद गवर्नमेंट के पास थी। उनको केवल अलॉट किए गए थे, उनको ओनरशिप नहीं दी थी। ओनरशिप किसके पास थी? गवर्नमेंट के पास थी। क्लियर हो गया? सेकंड, they were allowed to keep all income from the land after paying stipulated tax। और गवर्नमेंट ने एक परमिशन और दी थी, अलाउ किया था क्या? टू कीप ऑल इनकम। वो क्या कर सकते हैं? जितनी भी उन्होंने इस प्रोडक्टिव से, उस फार्म से, उस लैंड से जितना भी क्या किया है, क्रॉप उगाई है, जितनी भी इनकम ली है, उस सब पर राइट किसका है? उसी इंडिविजुअल, उसी हाउसहोल्ड का क्या उसके ऊपर राइट है। बट किसके बाद है? आफ्टर पेइंग स्टिपुलेटेड टैक्स। जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया हुआ उस टैक्स को देने के बाद कंप्लीट इनकम के ऊपर सारा राइट किसका था? उसी ही इंडिविजुअल पर्संस का था। तो ये था इनिशियल फेज के अंदर। जब चाइना के रिफॉर्म्स में इनिशियल फेज हुए तो मेन फोकस किसके ऊपर था? इनिशियल फेज के अंदर ये एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है। अब है सेकंड इन द लेटर फेज। इसके बाद कौन से रिफॉर्म किए गए? वर इनिशिएटेड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। जो मेन फोकस था वो किसको इनिशिएट करने के ऊपर था? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को रिफॉर्म्स करने के ऊपर था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को क्या करना था? सुधारना था। तो क्या था इसके अंदर? ये कहा गया जो प्राइवेट सेक्टर, फर्म एंड टाउनशिप एंड विलेजेस एंटरप्राइजेस वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। इट मींस जो प्राइवेट सेक्टर्स फर्म हैं या फिर टाउनशिप हैं, विलेजेस हैं, विलेजेस एंटरप्राइजेस हैं, which is owned and controlled by the local collectivity, हम ये local government, जो किसके थ्रू क्या किए जा रहे थे? वो जो भी हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स फर्म्स हैं, टाउनशिप हैं, विलेजेस हैं, जो किसके थ्रू किए जाते थे? लोकल कलेक्टिव्स के थ्रू क्या किए जाते थे? जिन्हें ऑन किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था,
वो सब क्या कर सकते हैं, अलाउ टू प्रोड्यूस, उन्हें कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने की क्या थी, परमिशन थी, वो कोई भी गुड्स क्या कर सकते थे, वहां पर प्रोड्यूस कर सकते थे। सेकंड, एट दिस स्टेज में एंटरप्राइज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जो किसके अंडर आता था, गवर्नमेंट के अंदर जो एंटरप्राइजेस आते थे, या जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंदर आती थी, वर मेड टू फेस कंपटीशन, वो हमेशा किसको फेस करती थी, कंपटीशन को फेस करती थी, जबकि अपनी कंट्री में इसका जस्ट कैसा रिवर्स है। गवर्नमेंट कंपटीशन को फेस नहीं करती, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर करती है, प्राइवेट सेक्टर किसको फेस करता है, कंपटीशन को फेस करता है। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, वो अपने अंदर ज्यादा अचीवमेंट मतलब अपनी क्वालिटी को बेटर करने की सोचेगा। बट हमारे यहाँ की गवर्नमेंट तो क्या करती है, कंपटीशन बेस्ड नहीं है, वो कंपटीशन नहीं लड़ती, वो तो क्या कहती है, सिर्फ केवल सोशल वेलफेयर होना चाहिए, जबकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है, यहाँ कंपटीशन है। अब है फोर्थ इज ड्यूल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म्स प्रोसेस, जो रिफॉर्म प्रोसेस थी उसके अंदर ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम को भी अडॉप्ट किया गया। तो ये ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम क्या है, इट मींस फिक्सिंग द प्राइसिंग इन टू वे, यहाँ पर दो तरीकों से क्या किया जाता है, प्राइसेस को फिक्स किया जाता है। इसका मतलब है क्या कह रहे हैं कि जो फार्मर है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, मतलब कि जो फार्मर का फार्मिंग प्रोडक्ट है, फार्मर का जो फार्मिंग प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, वर रिक्वायर्ड टू बाई एंड सेल, जो क्या थे, जरूरत थी टू बाई एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जो भी इंडस्ट्री के या फार्म के जो भी क्या है प्रोडक्ट हैं, उनके जो भी प्राइसेस हैं वो किसके थ्रू फिक्स किए जाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जाएंगे, और फिक्स क्वांटिटी के ऊपर क्या किया जाएगा, उनको मार्केट में सेल किया जाएगा। क्लियर हो गया। जो भी क्या थे, जो हमारे जो गवर्नमेंट की क्या थे, जो फार्मर्स इंडस्ट्री यूनिट्स हैं, वर रिक्वायर्ड टू बाई, जो जरूरत थी किसकी, बाई और सेल करने की, खरीदने और बेचने की, किस पर, फिक्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट की कैसे क्वांटिटी, फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस के ऊपर चलता था ये, प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कितना आउटपुट है और कितना इनपुट, जिसे इंडस्ट्री या फार्मर्स क्या कर सकते हैं, सेल और परचेज कर सकते हैं, उसको फिक्स करने वाली कौन थी, गवर्नमेंट खुद होती थी। और जो भी अदर ट्रांजैक्शन थी, इसमें एक टॉपिक और रह गया, जो अदर थी, मतलब कि ये तो हो गई फर्म और इंडस्ट्री यूनिट्स जो फिक्स की जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो अदर थी, जो भी अदर ट्रांजैक्शंस थी, अदर यूनिट्स होती थी, उनके जो बाइंग और सेलिंग के जो प्राइसेस थे, वो किसके ऊपर बाइंग और सेलिंग होती थी, एट द मार्केट प्राइसेस, इसके ऊपर एट द मार्केट प्राइसेस, मतलब कि फर्म और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को छोड़कर बाकी की जितनी भी यूनिट्स थी, बाकी की जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी, कंप्लीट किसके थ्रू की जाती थी, कंप्लीटली मार्केट प्राइस के ऊपर क्या की जाती थी, वो बाइंग और सेलिंग की जाती थी। अब है लास्ट हमारा एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है ये, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, इसका मतलब है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, इसका मतलब क्या है कि मेन बनाया किसके लिए था, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, इसका मतलब था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, किसके लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर सेटअप, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, जिसमें क्या किया गया, क्या ये एफडीआई को बढ़ावा दिया गया। कोई भी अगर कंट्री हमारी कंट्री में क्या करना चाहती है, अगर यहाँ पर क्या करना चाहती है, कोई भी इंडस्ट्री ओपन करना चाहती है, तो बैकवर्ड एरियाज के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब जहां से इनकम बढ़ सकती है, वहां क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो चाइना ने इन सिस्टम्स को अपनाया था, जिस कारण से वो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड हुआ। तो हमने इकोनॉमी पढ़ ली, इकोनॉमी के अंदर कैसी इकोनॉमी थी, डेवलप्ड इकोनॉमी है, जिसके अंदर हमने पढ़ा हुआ इकोनॉमी के अंदर क्या क्या यूज किया उसने, सबसे पहले तो जीएलएफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ठीक है, 1958 में, उसके बाद ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन जो 1965 के अंदर क्या किया था गवर्नमेंट ने, चाइना की गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट किया था। एंड थर्ड क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, उसके रिफॉर्म्स कब हुए थे, 1978 में, जो 2 फेजेस के अंदर थे, इनिशियल फेज एंड लेटर फेज के अंदर। एंड फोर्थ है ड्यूल प्राइसिंग, द रिफॉर्म्स प्रोसेस, एंड लास्ट इज एसईजेड सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्लियर हो गया, ये थी हमारी चाइना
का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी ज्योग्राफी, उसकी लैंग्वेज एंड लास्ट उसका इकोनॉमिक क्राइटेरिया। क्लियर हो गया सभी को?